अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान के मायानाज डॉक्टर सर्जन डॉक्टर सैयद मुसर्रतुल हसनैन बुखारी साहब। इनसे बहुत सी बातें आज जानेंगे। इनके हालात ज़िंदगी पर भी बात करेंगे, मेडिकल के हवाले से भी बात करेंगे और डॉक्टर्स के मसाइल पर भी बात करेंगे। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम अदनान साहब। डॉक्टर साहब, ये आप किस एज में ये डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर होना चाहिए, या ये वालिदैन का फ़ैसला था कि मुसर्रत शाह साहब को डॉक्टर होना चाहिए? देखिए, मेरा ताल्लुक़ गांव से है और हमारे आबा अजदाद जो थे वो ज़्यादातर फ़कीर फैमिली थी। शाहजीवना हमारे एंसेस्टर थे और शाहजीवना के बाद मैं 13वीं पुश्त हूँ। जी। तो गांव में हमारे जो परदादा थे वो इस हद तक फ़कीर थे कि वो कहते थे कि पक्के मकान ना बनाएं क्योंकि यहाँ हमने कितनी देर रहना है। ऐसे ही है। तो ये मेरा बैकग्राउंड था और इस बैकग्राउंड में मैंने गांव से प्राइमरी स्कूल किया। मेरे वालिद साहब जो थे उनको बहुत शौक़ था तालीम का। अच्छा। और वो इसमें मुख्तलिफ़ तजुर्बात भी करते रहते थे। अच्छा। और वो हकीम थे तो उनको ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है कोई डॉक्टर बने। अच्छा, ये वो बेस थी कि वो हिकमत से चाह रहे थे कि जो है ना हाँ एक डॉक्टर होना डॉक्टर चाहिए हो। और इस सिलसिले में वो बहुत एंथुसियास्टिक थे, बहुत पुरजोश थे। और जब मैं छठी में था तो मैं बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना जैसे कुएं का मेंढक था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि दुनिया में क्या होता है। और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि डॉक्टर जो है वो बनते हैं तो कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, और डॉक्टर बनते भी हैं या बने बनाए पैदा होते हैं। अच्छा। तो मुझे इन चीज़ों का भी अंदाज़ा नहीं था। जब मैं छठी में था तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा जी अच्छा, डॉक्टर बन जाते हैं। तालीम के मामले में बहुत पर्टिकुलर थे। मेरे बड़े भाई जो थे वो HSN में उन्होंने भेजा और मैं इधर झंग में पढ़ा और मुझसे छोटे जो थे वो दूसरे स्कूल में सेकेंड आर्ट में थे। तो जब मैं तीसरी जमात में था तो वालिद साहब ये कहते थे कि जी अगर गर्मियों की छुट्टियां सही तालीम में यूटिलाइज़ हों तो बच्चे ख़राब नहीं होते, अदरवाइज़ गर्मियों की छुट्टियों में ही वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसके लिए वो आप हैरान होंगे कि उनका बंदोबस्त क्या था। हमारे गांव में बिजली नहीं थी। मैं अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त वालिद साहब HSN कॉलेज से एक प्रोफेसर को गांव में बुलाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। क्या बात है। और वो पूरी फैमिली के साथ हमारे गांव में रहते थे। उनको पंखा झलने के लिए और उनके सारे ये सर्वेंट मुहैया करते थे और 2-3 स्टूडेंट थे, एक और भी 2-3 अच्छा, वहाँ पे। ये उनकी मोहब्बत थी एजुकेशन से, खास तौर पर से। आप खुद बच्चों को पढ़े लिखे होना चाहिए हम और छोटे से जिम्मेदार हैं। और वो खुद बेशक बस में सफ़र कर लेते थे कि वो कुछ बचत हो जाए, गाड़ी जो है वो कम इस्तेमाल करके। तो वो तालीम पे कहते थे खर्च करना। हमें कहते थे जहाँ दुनिया में जाके पढ़ो, मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कभी कोई और ख्वाहिश हुई कि मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए था, मुझे कोई फौजी ऑफिसर? आपकी माशाल्लाह फिज़ीक ऐसी है कि आप तो आर्मी में भी होते तो बड़े फिट हैं। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद छठी में उन्होंने कहा ये आपने डॉक्टर बनना है। फिर मैंने कहा ये अच्छा, डॉक्टर बन जाते हैं। 8वीं तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर कहाँ बनते हैं। मेरे क्लास फेलो ने कहा कि जी डॉक्टर जो है वो निश्तर में बनते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, फिर निश्तर चले जाते हैं। मैं बहुत मेहनती नहीं था, अलबत्ता ज़हीन था, क्लास के ऊपर वाले लड़कों में आता था। तो मेरे एक टीचर मिले, गवर्नमेंट स्कूल आदिवाल की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उन जैसा अजीम उस्ताद मैं पूरी दुनिया में पढ़ा हूँ, अमेरिका में पढ़ा हूँ, इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, ऑस्ट्रिया में पढ़ा हूँ। मैंने पूरी दुनिया में उन जैसा टीचर नहीं देखा। मैं बहुत अच्छी दर्सगाहों में पढ़ा हूँ। मैंने एफसी कॉलेज लाहौर से की, गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिला था, लेकिन मैंने एफसी को पसंद किया। मैंने MBBS किंग एडवर्ड से किया। मेरी एक डिग्री आगा खान से है। अच्छा। इसी तरह मैं ऑस्ट्रिया से सर्जरी में मैंने किया। इसी तरह मैं अमेरिका में भी रहा, वहाँ भी कुछ देर काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, इसके बावजूद मुझे वैसा टीचर नहीं मिला। आप हैरान, जो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट के स्कूल में। और आमतौर पर ये होता है आजकल जो कंसेप्ट है कि लोग इन बच्चों को चाहते हैं कि प्राइवेट इदारों में ही पढ़ाया जाए और गवर्नमेंट से बचाया जाए। और आप जिस एज में बता रहे हैं कि उस वक्त के टीचर आज भी आपको याद हैं कि वो टीचर पूरी दुनिया आप घूम चुके हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं खुद एक अब उस्ताद हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में। जी। और मैं समझता हूँ, और मैं एक पॉपुलर टीचर हूँ
और लोग मुझे पसंद करते हैं। और मेरे जो शागिर्द हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं होते बल्कि वो मेडिकल टीचर्स होते हैं। अच्छा, मैंने इसीलिए आपके तारुफ में सिर्फ ये बता दिया है कि आप माहिर हैं, क्योंकि आपका नाम ही एक ब्रांड बन चुका तो हुआ है। मेरी और दो एक- स्पेशलिटीज़ हैं अदनान साहब। एक सर्जरी की है, जी ये वाले साहब की ख्वाहिश पे मैंने सर्जरी इख्तियार की। वो चाहते थे कि मैं जंग की खिदमत करूं। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो आर्मी में चला गया, क्योंकि आर्मी वाले पकड़ के ले जाते थे। तो मैंने आर्मी सर्व की है और मेरी मिसेस को आर्मी बहुत पसंद थी वो लाइफ, लेकिन उसमें फिर जंग की खिदमत नहीं हो सकती थी। ये है कि वहाँ आप फिर कई जगह सफ़र करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो वो मुमकिन नहीं था। तो इसलिए मैंने आर्मी छोड़ दी और बॉर्डर पे मैंने कश्मीर में सर्व किया। अच्छा, ये वो बातें आज डॉक्टर साहब से पता चल रही जो शायद हर किसी को ना पता हो। ये डॉक्टर साहब की फैमिली जानती है या डॉक्टर साहब जानते हैं, और आज हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए डॉक्टर साहब से ऐसी बहुत सी बातें जानने जा रहे हैं। तो कैप्टन था मैं वहाँ पे, और मेरे साथी जो हैं वो सारे कम से कम भी ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं, कुछ जनरल भी बन गए हैं। तो मेरी रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी थी और हो सकता है मैं जनरल भी बन जाता। जी। लेकिन ये है कि मुझे आज तक ये रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने आर्मी क्यों छोड़ी। मैंने उसके बाद सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की और 1988 में मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सर्जन झंग तैनात हुआ। उससे पहले 87 से 88 तक मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट सर्जन मुजफ्फरगढ़ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तासुर आजकल जो पैदा हो रहा है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर और फौजी ऑफिसर के बच्चे फौजी, ये एक ट्रेंड कैसा है? आपने अपने बच्चों को किस साइड पे लगाया? देखिए, हर मुल्क में बहुत सारे काम जो हैं वो स्टेट करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सब कुछ खुद करना पड़ता है। ऐसे ही अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है, अपना शोबा खुद सोच कर आगे जाके ये खुद देखना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। कहीं भी स्टेट की सपोर्ट नहीं है। और जब खुद करना है तो फिर आप किसी जाने पहचाने रास्ते पे चलेंगे। ऐसे ही आप किसी ऐसे रास्ते से डरते हैं जो फेमिलियर नहीं है। ऐसे ही है। और किसी भी चीज़ की जो निटी-ग्रिटी है, जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है आप बतौर वालिदैन के अगर आप उसको समझते हैं तो आप उसी शोबे को समझते हैं। मुझे इत्तफाक हुआ, एक हमारा बहुत उन्होंने टैक्स लगा दिया और बेवजह टैक्स लगा दिया। तो मुझे एक बंदे से ये बात करनी पड़ी, सिफारिश और ये वो। मुझे पता चला कि वो पैसे लेते हैं। अच्छा। कि अगर आपने टैक्स को करना है, टैक्स ऑफिसर थे। मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा जी आप भी पैसे लेते हैं, आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं। तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि मैंने 8 साल कोई पैसे नहीं लिए और मैं सोचता रहा कि ये शोबा छोड़ दूँ, लेकिन गुजारा नहीं होता था। और फिर मैंने कहा बाहर जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। तो फिर उन्होंने शेर सुनाया कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। अच्छा। तो जो वालिदैन डॉक्टर बन गए या जिस शोबे में चले गए हैं उनको तो और कोई काम नहीं आता। उन्होंने डॉक्टर बनने में और बतौर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने में आपको बहुत टाइम लगता है। मेरा बेटा जो है वो अब सर्जन बना है। मुझे पता चला है, डॉक्टर हैदर जो है। जी। और वो इस वक्त 37 साल की उम्र में ज़िंदगी असल में शुरू कर रहा है। तो उस वक्त तक जो मिल ओनर है वो एक और मिल लगा चुका होता है। ऐसे ही बाकी जो CSS हैं उस वक्त कमिश्नर बन चुके होते हैं। जो बाकी शोबे हैं उसमें बहुत आगे जा चुके हैं। तो ये बहुत लंबा रास्ता है और यही वजह है कि जब आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और लोग कहते हैं कि जी ये 2000 रुपये किस चीज़ की फ़ीस ले रहे हैं, ये एक बात कागज़ लिख के दे दिया इन्होंने। अच्छा, उस कागज़ के पीछे 37 साल का काम होता है। अच्छा, यही मैं फ़ीसों पे बात कर रहा था कि ये फ़ीसें भी पाकिस्तान में मनमर्जी की हैं। कोई डॉक्टर 1000 ले रहा है, कोई 1500। तो कभी डॉक्टर्स ने बैठ के सोचा है कि यार इसे भी हम कोई डिसाइड कर लें ताकि गरीब लोग भी अपना इलाज कोई देखिए, डॉक्टर्स को या किसी भी शोबे को स्टेट कोई सपोर्ट तो करती नहीं है, लेकिन अब हेल्थ केयर कमीशन जो बनाया गया है डॉक्टर को रेगुलेट करने के लिए, वो इसकी प्राइसिंग को कर रहा है। उनकी ये वो नहीं है, कोई वकीलों की करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ से रिपरकशंस आती हैं। ऐसे ये सबसे मजलूम शोबा है जिसपे हर रेगुलेटरी बॉडी और लेबर इंस्पेक्टर तक हमलावर होते हैं। हाँ बिल्कुल, सारे कानून यहीं लागू वो सारे कानून। अच्छा, वो शायद इसी वजह से हो रहे होते हैं कि समझा कंसेप्ट ये है कि डॉक्टर्स के पास बड़ा पैसा आ रहा होता है, डॉक्टर्स यकीनन पैसा भी होता है। जी। और लेकिन आप देखें ना, 100 डॉक्टर में पैसे वाले 2, 3, 4 होंगे।
बाकी खाली अपना गुजारा कर रहे हैं। आजकल बड़ा मुश्किल है, मैं देखता हूँ अक्सर मैं डॉक्टर्स पब्लिक की सर्विस कमीशन का इम्तिहान लेने गया मेडिकल ऑफिसर का, ये भी पिछले महीने की बात है। एक डॉक्टर साहब आए, वो बाकायदा ज़ारों कतार रो रहे थे कि मेरे 2-3 बच्चे हैं, मेरा कोई रोज़गार नहीं है। अच्छा, यही हालात है। मेयो हॉस्पिटल में 100 सीटें थी मेडिकल ऑफिसर की और 11,000 एप्लीकेंट थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है लास्ट टाइम, ये अभी पिछले कोई 2-4 माह पहले ही जंग में आप सूरत हाल जंग में 30 सीटें थी, 900 एप्लीकेंट 900 एप्लीकेंट थे, ऐसे ही है। तो इस तरह ये होता है। अब जंग यूनिवर्सिटी जो है उसके एक डॉक्टर रखना था, मैं उसमें सिलेक्शन पैनल में था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का सिंडिकेट मेंबर भी हूँ। जी जी। तो मैं उसमें था और मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो आए वो उनमें वो एक सीट के लिए पता नहीं कितने लोग सफ़र करके इतना फैसलाबाद में इंटरव्यू देने गए। अच्छा, ये तो वो बातें हैं कि उसके बावजूद लोग डॉक्टरी वाली लाइन पे है। तो क्या पाकिस्तान में ये है इतनी जगह कि ये डॉक्टर्स पे डॉक्टर बनते जा रहे हैं, और अक्सर ये देखने में भी आया कि लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से डॉक्टर बन के। तो आप क्या समझते हैं कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसी लाइन पर लगना चाहिए? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, इसमें 2 बातें हैं। अब से चंद साल पहले गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती थी। अब कॉलेज ज़्यादा हो गए तो तब ये सिर्फ 1-2 सालों में 3 में ये जाके नंबर बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान नूर, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मायानाज सर्जन डॉक्टर सैयद मुसर्रतुल हसनैन बुखारी साहब। तो इनसे हम ये पूछना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब, आजकल क्या वजह है कि जो पाकिस्तान में डॉक्टर बन रहे हैं ये लोग बाहर जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? जी डॉक्टर साहब। जी, एक तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर अब मुश्किल हो गई है और गवर्नमेंट के पास तो इतनी वैकेंसीज़ नहीं है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी तक वो पुराना सिस्टम कोएक्स का चल रहा है कि अगर आप प्राइवेट सेटअप बनाएं तो लोग कोएक्स की तरफ चले जाते हैं। अब डॉक्टर्स के ऊपर रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से उनकी आमदनी जो है वो मैच नहीं करती उनके अखराजात के साथ, और कोएक्स को ऐसी किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं है। हेल्थ केयर कमीशन उसके लिए काम कर रहा है। अच्छा सर, उनके लिए तो है ना कि एक दफ़ा पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं तो बैठे हैं तो चला ही रखें। नहीं, ये भी नहीं है पकड़े गए। मैं परसों हेल्थ केयर कमीशन में था, मैंने उनको यही अर्ज़ किया है कि आप सबसे पहले क्वैकरी बंद करें, फिर डॉक्टर्स को रेगुलेट करें। क्योंकि अगर क्वैक से मुकाबला होगा तो डॉक्टर जो है वो भी अपने लेवल से नीचे आके बात करेगा। वो कहते हैं कि जी, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट बिकॉज ही विल ब्रिंग यू टू हिज लेवल एंड देन डिफीट यू विद द एक्सपीरियंस। तो अब क्वैक्स जो हैं वो एक दफ़ा बंद होता है, उनका क्लिनिक सील होता है, अगले दिन वो जाके पैसे देके खुलवा लेते हैं। हाँ, ये भी है। ये और डॉक्टर के ऊपर 1500 फीसें लगी हुई हैं और उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और इसके अलावा अभी एक और मसला भी है कि डॉक्टरी में जो हेल्थ अथॉरिटीज़ बनी थी वो अब डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर के अंडर आती हैं। अब कोई कितना भी लायक फ़ायक हो, जीनियस हो, ज़हीन हो, फ़तीन हो, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि किसी शोबे की इस तरह वो वाकफ़ियत रखे जो टेक्निकल शोबा हो कि उसको टेक्निकल बेहतर अंदाज में चला सके। अब डिप्टी कमिश्नर के पास तो टाइम नहीं है। वो किस चीज़ को टाइम? तो वो इसी मुल्क की एक जो मसला है वो सतहियत का है। जब आपके पास वक्त नहीं होता तो आप डेप्थ में नहीं जाते, तो सारे फैसले आपकी सतही लेवल पे होते हैं, आप जितने भी ईमानदार हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बड़ी हमें आपने भी सरकारी जॉब की है, तो ये अक्सर देखने में आ रहा होता है कि अस्पतालों में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, वो टाइम ही नहीं देते। वो उस वक्त आते हैं, कहते हैं जी जब कोई ऑपरेशन हो उस वक्त बुला लीजिएगा, या कोई बहुत सीरियस हो, नहीं तो जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे होते। तो ये आज तक चल रहा है, आपके होते हुए भी उस दौर में ऐसा होता ही होगा, लेकिन अब भी ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इसे किस तरह कंट्रोल? 4 साल के लिए 1988 से लेकर 1992 तक मैं अकेला सर्जन था यहाँ पर DHQ में, और मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। मैं 24 घंटे ऑन कॉल होता था और तकरीबन मेरी हर रात एक दफ़ा मुझे ऑपरेशन रूम में जाना पड़ता था, ऑलमोस्ट एवरी नाइट। इसी दौरान जंग में फसादात हुए, और आप हैरान होंगे कि 2 साल में मैंने अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, डॉक्टरों के साथ मिलके तो 400 बुलेट इंजरीज ऑपरेट की यहाँ जंग में जी, और 6 हमने 8 बॉम्ब ब्लास्ट फेस किए। ये आपके दौर के, और जब आप अकेले सर्जन अकेला सर्जन था। अब मेरे लिए मसला ये होता था कि जो मरीज़ आया है, बड़ी वायलेंट सिचुएशन थी और बड़ी सेंसिटिव
सिचुएशन थी कि उसके जो साथी थे वो जो भी जिस फिरके से आता था वो इतने चार्ज होते थे कि तो अगर फौरी खुदा न अमल। खास्ता आपके हाथ में कुछ हो गया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ा मुश्किल तो टाइम बहुत होता मुश्किल है टाइम था। उस तो उस मुश्किल टाइम में अल्लाह ताला ने उसकी मदद से साथियों ने जो हेल्प आउट किया, हम सारी सारी रात ऑपरेशन करते थे और जो ज़िंदा आया DHQ में वो ज़िंदा रहा। ये कमाल, ये तो ये बस मालिक की मालिक का मेहरबानी हुई, मेहरबान। वो हमारा टाइम कुदरत ने बहुत अच्छा गुजार दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो टाइम नहीं देते, इसमें ये नहीं मैं कहता कि डॉक्टर कसूरवार नहीं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो प्रोफेसर होते थे उस वक्त प्राइवेट प्रैक्टिस का इतना ज़ोर नहीं था। प्राइवेट प्रैक्टिस एक बीमारी है और वो हर डॉक्टर को है, वो हर डॉक्टर को लगानी पड़ती है। मैं थोड़ा सी इसकी तस्सीह करूँ। देखिए, इतनी मेहनत के बाद जब आप 35 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करते हैं तो मिनिमम हर दफ़ा फर्स्ट आते हैं तब उस फील्ड में कंटिन्यू करते हैं। ऐसे तो आपका कम से कम इतना सोसाइटी से तकाजा ज़रूर होता है कि मेरी इज़्ज़त की जाए। ऐसे और बदकिस्मती से इस मुल्क में इज़्ज़त सिर्फ पैसे वाले की होती है और बंदा उसी को बनाने के चक्कर में रहता तो उसके चक्कर में वो अपने आप को कंपेयर करता है कि एक बंदा है जिसकी इत्तफाक से ज़मीन शहर में आ गई या उसने एक कॉलोनी बना ली। क्योंकि आप हैरान होंगे कि इस मुल्क का 82 पॉइंट कुछ ट्रिलियन पैसा जो है प्रॉपर्टी में है। ऐसी। और आजकल तो अगर मैं झंग की बात करूं तो माजरत के साथ ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है इसमें। डॉक्टर वो प्रॉपर्टी में चले गए तो जब वो कमर्शलाइज हो गए अपनी इज्जत के लिए, कुछ इज्जत के लिए गए, इज्जत कहें, लालच कहें, पैसे की दौड़ में शामिल होने इज्जत के लिए जाता है बंदा कि मेरी कोई कदर करे, पैसे होंगे तो कदर होगी। ऐसे ही है। तो फिर वो एक ट्रेंड चल गया। अब वो एक ट्रेंड का एंड कोई नहीं है क्योंकि वो अपने आप का मुकाबला करते हैं मिलियनर के साथ, मिल ओनर के साथ, क्योंकि वो उसे उन्हें पता है कि अब फर्ज करें कल कोई कमेटी बनती है डॉक्टरों को हैंडल करने के लिए, तो जो मिल ओनर होगा वो उसका सरबराह होगा। जितने बोर्ड ऑफ गवर्नर बने हुए हैं मेडिकल का, अब ये दो हिस्से, एक प्राइमरी सेक्टर है जिसमें ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बेसिक हेल्थ यूनिट है, और एक जो टीचिंग हॉस्पिटल है। टीचिंग के जितने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनके सनतकार हेड हैं। तो डॉक्टर सोचता है कि मैं जो सारी ज़िंदगी पढ़ा हूँ मुझे अब सनतकार की डायरेक्शन पे चलना है तो मैं उसके बराबर पैसे इकट्ठे उसके बराबर पैसा लाऊंगा फिर जाके कहीं मैं बराबर पे बात कर। तो अब इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़कीराना मिजाज चाहिए या कलंदराना मिजाज चाहिए जो कि अचीव करना मुमकिन नहीं होता आजकल के दौर में ख़ास तौर पे। अब ज़ाती तौर पर मैं प्रॉपर्टी को, अब मेरी अपनी फ़िलॉसफी है, रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीद कर महंगा करके बेचने को मैं गुनाह समझता। मैंने आज तक नहीं खरीदा। अच्छा, ये आपका शुमार उन डॉक्टरों में, जबकि हमारे पास बहुत से ऐसे डॉक्टर साहब आपका क्योंकि ख़ानदान का जो अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो झंग की थोड़ी सियासत पे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सियासत में भी अमल दखल आपके ख़ानदान का रहा है। तो झंग के हालात देखकर आपको क्या लगता है कि इसका यहाँ तक मेरे सवाल को यहाँ तक पहुँचाने में ये देखें कि किसका कसूर है? आज तक झंग तरक्की नहीं कर पाया, हमारे सियासतदान इसमें कसूरवार हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी, या हम खुद आवाम? मैं आपकी सबसे पहले जो है ना, मैं बड़ा वोकल हूँ और मैं ओपनली बात करता हूँ। जी। इसमें सबसे पहले जो कसूर है वो फ्यूडल सिस्टम का है। हाँ, ये बात हमें भी उनमें गिना जाता है। बिल्कुल, मैं उसमें कह रहा हूँ कि हमें भी उनमें गिना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कसूर फ्यूडल सिस्टम का है। वो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि सनती तौर पर ये इन चीज़ों में डेवलप हुए। इस वक्त हालांकि MNAs और मुल्की लेवल पे बहुत सारे लोग जंग से थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ जो सोचना था वहाँ कभी वो नहीं सोचा। हाउएवर, जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक है, जंग ऑफिसर एसोसिएशन बनी 1980 समथिंग में, 87 में। उसमें काफ़ी जो सीनियर ऑफिसर थे उनका दखल था, हम लोग भी उसमें शामिल थे। जैसे जस्टिस मंजूर सियाल साहब थे, जस्टिस अमीर मलिक साहब थे, जस्टिस गुल मोहम्मद थे, मार जीवन खान, एक बड़ी अच्छी सोसाइटी थी, मार जीवन खान थे, असद अली शाह थे, अभी जो है उसके बाद राय रियाज साहब हैं, साहिबजादा हमीद सुल्तान, अला बख्श कलियार साहब, प्रोफेसर अकबर सियाल साहब, हम लोग भी उसमें शामिल थे। और ये अब दोबारा आपको ये मैं और चनाब कॉलेज जो है
वो जंग ऑफिसर एसोसिएशन ने बनाया है। इसमें हाँ, किसी पॉलिटिकल लोग का हिस्सा नहीं है, किसी में और का हिस्सा नहीं है। और कल इत्तेफाक से हमारी मीटिंग है एनुअल जो है, मैं जंग चैप्टर का पिछले 20 साल से प्रेसिडेंट हूँ इसका अब वो जंग चनियोट ऑफिसर एसोसिएशन है। अब हम उसको एक नए सिरे से लेके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट अच्छा जैसे यानी मेरे सवाल का जवाब ये हुआ कि जंग को इस सूरत हाल में पहुंचाने में हमारे वडेरे जो सिस्टम एक चाह रहा है जो थे उनका भी बिल्कुल हाथ है। जो एक और भी वजह है, जो पंजाब के जो है ना वजह, वो जंग में ज़्यादा जंग पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के लोग कभी भी इनको टेस्ट नहीं किया गया, इनको बहुत तकलीफ़ें नहीं आई, तो ये रिलैक्स लोग हैं, सुकून में रहने वाले, जैसे कोई लेके चल रहा है। मैं अब ये कहता हूँ, अब देखिए जितने लोग वहाँ से माइग्रेट होके आए वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं। टोबा को ले लें, वो बेहतर है। अगर मुझे कोई कहता है कि इसको कैसे डेवलप करें, तो मैं कहता हूँ यहाँ से मुहाजिर आधे उठाकर यहाँ बिठा दें, आधे लोकल वहाँ भेज दें, वो खुद ही हो जाएंगे, और जो उधर जाएंगे उनका तो बेड़ा गर्क कर दें। हम दोनों लोकल हैं, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आधे वो भी है ना। मैंने देखा है, और ये जंग के लोगों का नहीं है, ये जो कि माइग्रेट नहीं हुए, इन्होंने मुसीबतें नहीं देखी। मैंने दिल्ली में जाके देखा है, जो जंग के माइग्रेटिंग हैं, जंग से गए हुए हैं, दे आर प्रॉस्पेरस ओवर देयर, और वो उनमें लीड कर रहे हैं। हरिद्वार में जंग भवन है, ऐसे ही है, भवन बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ इंडिया में भी कहते हैं पूरा एक जंग का एक वो जंग भवन है हरिद्वार में। जी। और हमें वो जंग के लोग, मैं दिल्ली गया, उनसे मुलाकात हुई, और वो इतने प्रोग्रेसिव हैं कि आप हैरान होंगे। अच्छा, यहाँ नाज़रीन डॉक्टर साहब से बातें बहुत सी करने वाली हैं, और किसी एक और प्रोग्राम में भी इनके साथ हम गपशप लगाएंगे। आखिर में डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि जंग के लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम में दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, जंग के लोगों के लिए एक चीज़ है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि मेरी बजाय हमारी बात करें। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है कि ज़ाती सोच से निकल के इज्तिमाई सोच, ये जो है ना, ये जंग में सरायत कर गई ये बात कि मेरा क्या फ़ायदा है। तो मैं कहता हूँ इसको बड़ा कर दे, हमारा क्या फ़ायदा। जब तक ये हमारे में नहीं जाएंगे ना, तो उस वक्त तक तरक्की नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। हम किसी एक और प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से बहुत सी बातें शेयर करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।